डियर स्टूडेंट्स, बीए प्रथम वर्ष प्रथम पेपर भौतिक भूगोल के अंतर्गत यूनिट फर्स्ट में जो हमारा टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है पर्वत निर्माणक सिद्धांत। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको पहले के लेक्चर्स में पर्वत क्या होते हैं और जो पर्वतों का वर्गीकरण है उसके बारे में समझा चुकी हूँ। आज हम बात करते हैं पर्वतों का निर्माण किस आधार पर हुआ है। इसके बारे में अलग अलग समय में अलग अलग विद्वानों के द्वारा अपने मत प्रकट किए गए हैं। इन सिद्धांतों के अंतर्गत आज हम सबसे पहले जिस सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे वो है कोवर का भूसन्नति सिद्धांत। अर्थात कोवर महोदय ने माना है कि पर्वतों का निर्माण भूसन्नतियों से हुआ है। सबसे पहले मैं आपको भूसन्नति का अर्थ समझा देती हूँ जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि भूसन्नति होती क्या है। भूसन्नति एक लंबा चौड़ा जलीय उभार या उथला भाग होता है जो कि स्थल खंडों के बीच में स्थित होता है। अर्थात इसके चारों तरफ आपको स्थल खंड देखने को मिलेंगे और मध्य में जो है कुछ हिस्सा ऐसा जलीय और थोड़ा छिछला जलयुक्त क्षेत्र बचा हुआ रह जाता है जिसमें आसपास के क्षेत्रों से क्या होता है, अपरदन की क्रिया के फलस्वरूप मलबा निक्षेपित होता रहता है। तो ये जो भूसन्नति होती हैं वो गतिशील होती हैं, परिवर्तनशील होती हैं। अर्थात इसमें जैसे जैसे मलबे का जमाव होता है और समय के साथ में विभिन्न प्रकार के बल कार्य करते हैं तो इन भूसन्नतियों में अंतर आना शुरू हो जाता है। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि भूसन्नति स्थल धरण भूखंडों के मध्य में लंबा चौड़ा और एक उथला जलीय भाग होता है। कोवन ने अपना ये जो सिद्धांत है 1925 में दिया था जिसमें इनका जो सिद्धांत था वो संकुचन बल पर आधारित था। संकुचन के मत को ही मानते थे, अर्थात किसी भी चीज पर संकुचन यानी सिकुड़न पैदा होने के कारण जो है वो किसी भी चीज का रूप परिवर्तन होता है। तो इस सिद्धांत के माध्यम से न केवल इन्होंने पर्वतों के निर्माण को स्पष्ट किया बल्कि जितने भी हमारे प्राचीन भूखंड हैं और जो भूसन्नति है उसके बीच में जो संबंध है उसको भी स्पष्ट करने का प्रयास किया। कोबर का मानना था कि आज जहां पर वलित पर्वत हैं वहां पहले क्या थी, भूसन्नतियां थी। इस संबंध में वॉर्सेस्टर ने भी कहा है कि सभी महान वलित पर्वत श्रेणियां प्राचीन भूसन्नति के स्थान पर खड़ी हैं। तो ऐसा विद्वानों ने माना है कि आज जो वलित पर्वत हैं वहां पर पहले क्या थी, भूसन्नतियां, और जितने भी वलित पर्वत हैं वो सभी भूसन्नतियों की कोख में पल रहे हैं। इसीलिए भूसन्नतियों को पर्वतों का पालना, कार्ड कार्डेल ऑफ माउंटेन्स कहा जाता है। वलित पर्वत एक शब्द आ रहा है, वलित पर्वत के बारे में मैं इससे पहले के लेक्चर में पढ़ा चुकी हूँ तो आप वहां पर उसको समझ सकते हैं। अब आपके जो एग्जाम में प्रश्न आते हैं इसमें से ये जो तीन लाइन है मेनली, तो इनमें से दो तरह से आते हैं। एक तो कभी कभी पूछा जाता है कि पर्वतों का पालना या कार्डेल ऑफ माउंटेन किसे कहा जाता है, और ये भी पूछा जाता है कि भूसन्नतियों को पर्वतों का पालना क्यों कहा जाता है। तो दोनों ही प्रश्नों के उत्तर आपके इसके अंतर्गत हैं। अब हम बात करते हैं सिद्धांत के आधार के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोबर ने माना है कि जो पर्वत, जहां पर आज पर्वत हैं वहां पहले क्या थे, जलीय परिक्षेत्र से। ये जलीय परिक्षेत्र कैसे थे, गतिशील। तो इसको कोबर ने क्या नाम दिया है, भूसन्नति या पर्वत जन। अब ये जो भूसन्नति है इसके दोनों ओर यानी ये चारों तरफ जो है उसने ये माना कि कैसे स्थलीय भाग है, दृढ़ स्थलीय भाग है, जिसको उसने क्या नाम दिया, कैट्रोजन नाम दिया। कोवन ने ये माना कि जो पर्वतों का निर्माण होता है वो 6 कालों में होता है। पहले 3 काल तो प्रीकैम्बियन काल के हैं, उसके बाद में पॉलियोजोइक काल में दो प्रमुख पर्वतों का निर्माण माना है इन्होंने। एक तो कैलिडोनियन जो कि सिल्यूरियन काल में पूरे हुए हैं, और दूसरा वेरिस्कान पर्वत निर्माण जो कि प्रमुख कार्बोनिफेरस युग में हुआ है। इसके बाद छठा काल जो है वो आखिरी पर्वत निर्माण की घटना हुई इसमें, और अल्पाइन पर्वतों का निर्माण हुआ। और ये जो घटना है पूरी, यानी ये जो अल्पाइन पर्वतों का निर्माण है वो चला टर्शरी काल तक। अब मैं बात करती हूँ सिद्धांत की क्रियाविधि के बारे में, अर्थात इन्होंने कैसे माना कि भूसन्नतियों के द्वारा पर्वतों का निर्माण होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि भूसन्नति जो होती है वो क्या होती है, दो स्थल भागों के मध्य का जो जलीय उभरा क्षेत्र होता है वो भूसन्नति होती है, जैसा आप इस चित्र में समझ सकते हैं। तो कोवर ने माना कि जो पर्वत निर्माण है उसकी प्रक्रिया के 3 चरण होते हैं। सबसे पहला शैल जनन, दूसरा पर्वतन और तीसरा ग्लिप्टोजेनेसिस। सबसे पहले क्या होता है, जो कोई भी भूसन्नति का क्षेत्र है, जो लंबा चौड़ा क्षेत्र है, ये गतिशील क्षेत्र है, आप देख सकते हैं। इसके दोनों ओर क्या है, दृढ़ भूखंड। धीरे धीरे ये जो दृढ़ भूखंड है इनका कटाव होने लगता है, और ये जो बीच का हिस्सा है, जो भूसन्नति का हिस्सा है, इसमें मलबे का निक्षेप होता है। मलबे का निक्षेप होने के कारण ऐसे जमाव होता जाता है जिसके कारण जो भूसन्नति होती है इसकी तली में क्या होता है, दबाव होता है।
तली में दबाव होने के कारण धीरे धीरे जो होती है ये भूसन्नति धंसने लगती है, जिसे हम अवसादीकरण की क्रिया कहते हैं। और अवसादीकरण की क्रिया के बाद जब लास्ट में बहुत ज्यादा दबाव बढ़ जाता है तो इसके जो सनिस्तर होते हैं भूसन्नति के वो भी धंसने लग जाते हैं। तो इस तरीके से सबसे पहले जो दोनों साइड एरिया हैं जिन्हें हम अग्रभूमि या कैट्रोजन कहते हैं, इनमें कटाव छटाव होता है और उसके बाद धीरे धीरे मलबे का निक्षेप भूसन्नति में होता है और उसके बाद अवसादीकरण की क्रिया के फलस्वरूप जो भूसन्नति होती है वो नीचे दब जाती है। तो इस पहली प्रक्रिया के बाद में जो दूसरी स्टेप है अर्थात जो दूसरा चरण चालू होता है वो होता है परिवर्तन का चरण। अर्थात भूसन्नति में दबाव हो गया और दबाव हो जाने के बाद में पर्वत निर्माण की प्रक्रिया आरंभ होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पर्वत जो होते हैं वो ठंडे होते हैं और ठंडे हो जाने के कारण उनका जो संकुचन होता है, संकुचन के कारण ये जो अवसादीकरण की क्रिया होती है इसमें जितने भी अवसाद निक्षेपित होते हैं इनमें फिर धीरे धीरे संकुचन, सिकुड़न और अंत में वलन पड़ने लग जाते हैं और वलन के द्वारा वलित पर्वतों का निर्माण होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो स्थलीय भाग होते हैं इनके बीच में क्या बनती है, भूसन्नति होती है। तो धीरे धीरे जो है वो दोनों साइड से जो स्थलीय भाग है इनका दबाव जो है वो इस भूसन्नति के एरिया में पड़ता है, जिसके कारण इनके जो किनारे होते हैं यानी जो सीमांत क्षेत्र होते हैं वहां पर पर्वत बन जाते हैं। ये जो बीच का भाग होता है वो एज इट इज बच जाता है, उसमें किसी तरह का कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो इस बीच में जो भाग बच जाता है इस तरीके से उसको हम मीडियन मास या फिर स्वशेन वर्ग के नाम से जानते हैं। जैसा कि आप समझ सकते हैं ये फोरलैंड है, ये अग्रदेश है दोनों साइड में, इसके बीच में क्या पड़ गई है, ये बहुत सारे वलन पड़ गए हैं। तो वलनों के मध्य में जो बिल्कुल भूसन्नति का बिल्कुल बीच का हिस्सा है ये बीच का हिस्सा बचा हुआ रह जाता है, जिसे हम मीडियन मास या मध्य पिंड कहते हैं। अब इसके बाद में जो तीसरा चरण आता है उस तीसरे चरण में क्या होता है कि ये जो पर्वत होते हैं वो धीरे धीरे ऊपर उठना चालू कर देते हैं और जो नदी होती है या अन्य जो अपर्दन के कारक होते हैं उनके माध्यम से इनके टूटने फूटने की क्रिया होती है। तो धीरे धीरे ये जो पर्वतीय क्षेत्र है जब इनका कटाव छटाव होता रहता है तो कटाव छटाव होने के बाद में इनकी ऊंचाई जो होती है वो कम हो जाती है। तो इस तरीके से लास्ट के चरण में पर्वतों का ऊंचाई का घटना वाला जो क्रम होता है वो स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरीके से जो पर्वतों का निर्माण है वो 3 चरणों में पूरा होता है, जिसमें सबसे पहले भूसन्नति धसती है। भूसन्नति के धसने के बाद में धीरे धीरे किनारों पर से संकुचन बल या सिकुड़न बल कार्य करता है, जिससे वलित पर्वत बनते हैं। उसके बाद में बीच का हिस्सा एज इट इज बचा हुआ रह जाता है और साइडों के हिस्से पे जो होते हैं वो पर्वत बन जाते हैं। फिर तीसरे चरण में ये जो पर्वत होते हैं इन पर्वतों का कटाव छटाव होता है, इन पर अनाच्छादन की क्रिया होती है और धीरे धीरे जो पर्वतों की ऊंचाई होती है उसमें कमी आती है। अब इस सिद्धांत का हम व्यवहारिक पक्ष समझते हैं कि अर्थात कैसे मान लें कि ये सिद्धांत सही है। तो व्यवहार में भी कई जगह पर ये देखा गया है कि जो पर्वतीय क्षेत्र है उनके मध्य में मध्य पिंड उपस्थित रहे हैं। जैसे हम बात करें जो हिमालय पर्वत है और कुनलुन पर्वत है उसके बीच में तिब्बत का पठार है जो मध्य पिंड का रूप है। एटलस पर्वत और आल्प्स के मध्य में जो भूमध्य सागर है, इसी प्रकार से एटलस पर्वत और आल्प्स पर्वत जो है उसके मध्य में भूमध्य सागर का जो क्षेत्र बचा है वो मध्य पिंड के रूप में है। टॉरस और पोंटिंग पर्वतों के मध्य अनातोलिया का पठार है। एल्ब्रुज और जैग्रोस के मध्य ईरान का पठार है और कार्पेथियन और दिनारिक आल्प्स के मध्य हंगरी का मैदान है। तो ये सभी मध्य पिंड या मीडियन जो क्षेत्र है, मीडियन मास, उसके उदाहरण हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सिद्धांत की आलोचना के बारे में। विभिन्न विद्वानों के द्वारा अलग अलग समय में सिद्धांत की आलोचना की गई है। आलोचना की हम बात करते हैं तो सबसे पहले विद्वानों ने कहा है कि जो पृथ्वी का संकुचन बल है उससे जो बल लगता है वो इतना ज्यादा नहीं है कि हिमालय जैसे इतने बड़े पर्वत का निर्माण हो जाए। सेकंड चीज, कोबन ने माना है कि दोनों अग्रदेश यानी दोनों जो साइड के दृढ़ भूखंड है वो खिसकते हैं, जबकि दोनों साइड नहीं खिसकती है। स्वेस ने माना है कि एक ही साइड खिसकती है। तीसरी चीज ये है कि जो कोबन ने अपने सिद्धांत के माध्यम से जो पूर्व पश्चिम दिशा में विस्तृत पर्वत है उनकी व्याख्या तो उसके द्वारा हम समझ सकते हैं, लेकिन उत्तर और दक्षिण क्षेत्रों में जो भी पर्वत हैं उनके बारे में समझना थोड़ा सा मुश्किल है। तो इस तरीके से कोबन महोदय ने अपने भूसन्नति सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसके अंतर्गत 3 चरण हैं। इन चरणों के माध्यम से उन्होंने स्पष्ट किया कि किस तरीके से जो है वो पर्वतों का निर्माण होता है। कोबर के बाद में नेक्स्ट जो हम निर्माणक सिद्धांत है उसके बारे में अपने अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।